जॉन, सबसे पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान की अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में एंट्री पर ईरान में इस वक्त क्या रद्द-ए-अमल पाया जा रहा है? थैंक यू सो मच सुजैन फॉर हैविंग मी। ईरान ऑब्वियसली यहाँ पे सिचुएशन ये है कि एक मिसट्रस्ट है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, बट एट द सेम टाइम एक ऑप्टिमिज्म भी है, क्योंकि जाहिर है जंग कोई भी नहीं चाहता और ईरान के अपने इंटरेस्ट में भी है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के ऊपर ईरान निगोशिएट करे। एंड एट द सेम टाइम जो कंट्रीज ज्वाइन कर रही हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ज्वाइन कर रहा है, टर्की और कतर ज्वाइन कर रहे हैं, सऊदी अरब और ओमान ज्वाइन कर रहे हैं, तो ईरान पुरमुतमईन है क्योंकि ये कंट्रीज का आना बहुत ज़रूरी है निगोशिएशंस में। वो इसलिए क्योंकि ये कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जो बरादरी मुल्क के तौर पे देखी जाती हैं, इनके ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात भी हैं एंड एट द सेम टाइम ईरान के ऊपर अगर कोई भी जंग का खदशा होता है तो इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेज उस जंग के इन्हीं कंट्रीज के ऊपर आती हैं। तो इन कंट्रीज के होने से फायदा ये होगा कि अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होगी यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर, कि अगर ट्रम्प साहब कोई फैसला कर रहे हैं डील करने का तो उस फैसले को अपने अंजाम तक लेके जाया जाए, कामयाब रखा जाए। क्योंकि जैसा कि पहले कि हमने देखा 2015 में जब JCPOA एग्रीमेंट हुआ था ईरान के साथ, तो 2018 में ट्रम्प साहब ने यूनिलैटरली विड्रॉ कर दिया इस एग्रीमेंट से। पहले रशिया, चाइना, जर्मनी, EU ये सारी जो मुल्क थे वो थे, लेकिन इस दफा क्योंकि रीजनल कंट्रीज इन्वॉल्व हैं तो ज्यादा सक्सेस के चांसेस हैं। सही, तो ये ईरान का इनिशिएटिव था कि पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया जाए? जी, ऑब्वियसली जितनी भी कंट्रीज के नाम आ रहे हैं वो सारी कंट्रीज के नाम ईरान ने खुद भी मतलब उसको अप्रूव किया है, इन द सेंस के सपोर्ट किया है कि हाँ ये कंट्रीज होनी चाहिए। बट ये नाम लाने वाली जो कंट्रीज थी वो टर्की और कतर ने बेसिकली प्रपोज किया था कि ये जितनी भी कंट्रीज हैं उनको होना चाहिए इसमें, और ईरान की बिल्कुल रजामंदी है और ख्वाहिश है कि पाकिस्तान भी इस मुआहदे के अंदर, इन निगोशिएशंस के अंदर आए। सही, अब जिस तरह पाकिस्तान की शमूलियत होगी है, इससे ईरान को एक सपोर्ट और एक तसल्ली तो हो गई होगी कि हमारी सपोर्ट के लिए इस वक्त एक थर्ड पार्टनर है जो किसी बुरे वक्त में किसी दबाव का शिकार नहीं होगा और ईरान का साथ देगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान इन दूसरी कंट्रीज जितनी भी हैं निगोशिएशंस में, इन सारी कंट्रीज से ज्यादा इंडिपेंडेंट है। पाकिस्तान के कभी भी उस तरीके से कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में पाकिस्तान नहीं रहा जिस तरीके से दूसरे कुछ मुल्क हो चुके थे इजराइल के साथ। और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, एक स्ट्रेंथ की पोजीशन से पाकिस्तान बात करता है, और पाकिस्तान के नेगोशिएशंस में आना एक ईरान के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है। लास्ट टाइम जब 12 दिन की जंग हुई थी तो भी पाकिस्तान वाज द ओनली कंट्री पूरे रीजन में जिसने प्रैक्टिकली सपोर्ट प्रोवाइड किया ईरान। तशक्कुर के नारे भी लगे ईरानियन पार्लियामेंट में, और इस दफा भी पाकिस्तान का आना एक रीअश्योरेंस है कि पाकिस्तान और ईरान दोस्त ममालिक हैं और पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा हुआ है इन दीज टफ टाइम्स। अच्छा, अब मुझे बताएं कि ये जो न्यूक्लियर डील है इसके हवाले से ईरान पर कितना दबाव है, क्योंकि ट्रम्प साहब तो एक धमकी दे रहे हैं कि अगर डील ना हुई तो उसके संगीन नताइज होंगे। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। ट्रम्प साहब जो चाहते थे और अब जो उनको मिलने वाली है, उन दोनों डील्स में बहुत बड़ा फर्क है। ट्रम्प साहब की जो पहली डिमांड थी, जबकि ट्रम्प साहब की नहीं, मैं कहूंगा इजराइल की जो डिमांड थी वो ये थी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो जाए, बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर कैप लग जाए, जो रेजिस्टेंस को सपोर्ट दे रही है ईरान वो खत्म कर दे, और इजराइल के खिलाफ बोलना बंद कर दें ईरान के अंदर पॉलिटिशियंस। इससे आपको डायलॉग चेंज होता हुआ नजर आया। 2-3 दिन पहले जब ट्रम्प साहब ने रिमार्क्स दिए तो उन्होंने दो बातें की। पहला, न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर उन्होंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया, और दूसरा प्रोटेस्टर्स के इशू के ऊपर। बात सारी ये है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पे तो ईरान पहले दिन से रेडी है टू टॉक, और ईरान तो कह रहा है कि हमें न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना, आप हमारे साथ डील करें। 2015 में भी इन्होंने डील की, और इस दफा भी ईरान यही कह रहा था कि अगर आपको डील करनी है तो आप न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर डील करें, बाकी सारी बातें आर आउट ऑफ द क्वेश्चन एंड वी विल नॉट पुट अ कैप ऑन आवर मिसाइल्स और एनीथिंग लाइक दैट। तो जाहिर सी बात है, अब जो धमकियां हैं ट्रम्प साहब की वो इवॉल्व होके, चेंज होके टुवर्ड्स द न्यूक्लियर प्रोग्राम रिस्ट्रिक्ट हो गई। और ईरान को इस चीज से कोई मसला नहीं है। शुरू दिन से ईरान कह रहा है कि अगर नेगोशिएट करना है तो वी आर रेडी, बट फेयर एंड इक्विटेबल नेगोशिएशंस होनी चाहिए। आपने देखा कि बेड़ा भी खड़ा हुआ था और उससे कोई मतलब कितने दिनों तक वो खड़ा रहा, और कोई 4 नुकात के ऊपर जो है वो ईरान ने बात करना भी पसंद नहीं किया। सही, अब मुझे बताएं, मुज़ाकरात क्योंकि टर्की में हो रहे हैं, तो हाउ डू यू सी द रोल ऑफ टर्की इस सारे सिनेरियो में? द रोल ऑफ टर्की इज ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट इन दिस मैटर। टर्की जाहिर सी बात है एक बड़ी ऐसी पोजीशन में है जहां वो इंस्टेबिलिटी बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता, और टर्की एक ऐसा मुल्क है जो जाहिर है चाहता है कि उसके बॉर्डर्स के ऊपर कोई भी ऐसी इंस्टेबिलिटी, उनका अपना कुर्दिस्तान का मामला एक है, क्योंकि ईरान के अंदर अगर इंस्टेबिलिटी होती है तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में जो कुर्दिस्तान है वो टर्की को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम टर्की के जो नेटो के साथ ताल्लुकात हैं और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं टर्की के साथ, उनके जो एसेट्स हैं विद इन तुर्की इटसेल्फ, वो खदशे में आ जाएंगे अगर
टर्की के ऊपर कोई ऐसा रिटेलिटरी स्ट्राइक होता है तो ऑब्वियसली टर्की का जो होना है इस मायदे में, टर्की का रोल बैलेंस करना पड़ेगा टर्की को, इन द सेंस कि उसको ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स को इस पॉइंट पे लेके आना है कि कहां पे वो लोग मैच करेंगे। और ना सिर्फ टर्की बल्कि ये बात कतर, पाकिस्तान, ओमान, सऊदी अरब, इन सारे मुल्कों के ऊपर अप्लाई होती है, क्योंकि अगर निगोशिएशंस यहाँ पे होंगी तो ईरान ने कह दिया है कि उनकी कंडीशंस क्या है और अमेरिका जो है वो कह रहा है कि उनकी कंडीशंस क्या है। तो लेट्स सी हाउ टर्की एंड कतर एंड पाकिस्तान आर एबल टू पुश बोथ ऑफ द पार्टनर्स टू बेसिकली कम टू अ पोजीशन के वो कॉम्प्रोमाइज कर सकें।